आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को किया संबोधित। कहा, सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह बनाए जाएं अस्पताल। प्रदेश के 22,700 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगी राज्य सरकार। ग्राम पंचायतों को मिलेगी प्रबंधन की जिम्मेदारी। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू, बाजारों में बढ़ी रौनक। प्रदेश भर में किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और महिला प्रीमियर लीग 2025 के तीसरे चरण में कल गुजरात जायंट्स से होगा यूपी वॉरियर्स का मुकाबला। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए जीत जरूरी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के उपचार के लिए सभी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं के वार्षिक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें 34,600 लोग घायल हुए, जबकि 24,000 से अधिक मौतें हुई। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जनपद स्तर पर प्रत्येक माह और मंडल स्तर पर त्रैमासिक मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित साइनेज अवश्य लगाएं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रदेश सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है। योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश की हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार 4 लाख रुपए प्रति डिजिटल लाइब्रेरी पर खर्च करेगी। लाइब्रेरी के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बिजनौर में एक निजी फैक्ट्री का शिलान्यास किया। नए संयंत्र में 750 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव होने के आसार हैं। साथ ही सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस दौरान आकाशवाणी से बातचीत में वित्त मंत्री श्री खन्ना ने बताया कि राज्य 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत डिटरमिन्ड हैं और बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में डेवलप किया है। और मैं निश्चित समझता हूं कि 2029 तक ये प्लान है कि $1 की इकॉनमी बनाई जाए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 और उसके बाद पैदा हुए पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को जारी करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज नोएडा में कहा कि महाकुंभ संपन्न हो चुका है। उन्होंने महाकुंभ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और इसकी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को दिया। महाकुंभ सुव्यवस्थित, सुंदर, संपन्न हो चुका है। पूरे देश दुनिया ने महाकुंभ की सफलता का नजारा अपने आंखों से देखा है। महाकुंभ में आए हुए सभी जिन लोगों ने वहां पर स्नान किया, पहुंच करके दर्शन किए, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। उनके मार्गदर्शन में बेहतर ढंग से हमारी सरकार ने सारे इंतजाम कर लिए। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के अनुसार इस दौरान 3 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान महातंदुल प्रसाद की बिक्री भी रिकॉर्ड तोड़ रही। जनवरी फरवरी के दौरान विक्रय काउंटर के माध्यम से कुल 1,270 क्विंटल तंदुल महाप्रसाद का विक्रय हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे।
कई नवाचार इस बार किए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को हैंडल करने के लिए मंडलायुक्त महोदय द्वारा एक नया नवाचार स्थापित किया गया, जिसमें एक सोपान क्रमिक व्यवस्था में सीढ़ीगत प्लेटफॉर्म बनाए गए थे और चारों गेट्स पर लगाए गए, जिससे हम तेजी से दर्शन करा सके और श्रद्धालुओं का वेटिंग का जो टाइम था, प्रतीक्षा अवधि थी, वो घट सकी। गुड़ और पानी की व्यवस्था करना, छोटे बच्चों के लिए वायरस की व्यवस्था करना, ग्लूकोज की व्यवस्था करना, सब कुछ सम्मिलित था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रमज़ान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फितर मनाई जाती है। रमज़ान के चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के दिशा निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। रमजान माह का पहला रोजा आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रखा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप होने के कारण बाहर निकलने वाले रोजेदारों को कुछ परेशानी हुई। आज सूर्यास्त के बाद रोजा खोलते समय रोजादारों ने देश के अमन, चैन और आपसी सौहार्द के लिए दुआ की। रमजान की रात में अदा की जाने वाली तरावी की विशेष नमाज में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में महिलाएं जमात के साथ तरावी की नमाज अदा कर रही हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और इदारे शरिया फरंगी महल ने रमजान से जुड़े सवालों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर संपर्क करके लोग अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रमजान शुरू होने की बधाई दी। प्रदेश के हरदोई के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या पर तिरंगा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अभिनीत इस चोटी पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पर्वतारोही अभिनीत मौर्य अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया की चढ़ाई के लिए दिल्ली से 26 फरवरी को नैरोबी के लिए रवाना हुए थे। नैरोबी पहुंचने के बाद अगले दिन माउंट केनिया नेशनल पार्क पहुंचकर चढ़ाई के लिए परमिशन ली और 27 फरवरी को माउंट केनिया की चढ़ाई प्रारंभ की। 1 मार्च की सुबह 7:20 पर उन्होंने चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया। हरदोई की जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अभिनीत की उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जज्बा जनपद के युवाओं को प्रेरणा देता है। आकाश शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, हरदोई। प्रदेश में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। आगरा के थाना कागारौल इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उधर मुरादाबाद में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। महिला प्रीमियर लीग 2025 के तीसरे चरण में दीप्ति शर्मा की अगुवाई में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला कल लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में गुजरात जायंट्स की टीम से होगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। यूपी वॉरियर्स ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 2 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को किया संबोधित। कहा, सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह बनाए जाएं अस्पताल। प्रदेश के 22,700 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगी राज्य सरकार। ग्राम पंचायतों को मिलेगी प्रबंधन की जिम्मेदारी। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू, बाजारों में बढ़ी रौनक। प्रदेश भर में किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और महिला प्रीमियर लीग 2025 के तीसरे चरण में कल गुजरात जायंट्स से होगा यूपी वॉरियर्स का मुकाबला। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए जीत जरूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।